बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था। तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी है। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर। ब्रह्म राक्षस होता क्या है? करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। वेलकम टू रियल 11 प्रेजेंट्स रियल टॉक विद रियल हिट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और बेसब्री से इंतजार था हमें इस मुकाबले का। तो भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए रियल 11 हमारे पास है, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से मैच से रिलेटेड क्वेश्चंस का येस या नो में जवाब देना है और आप उसमें ढेरों जीत सकते हो। तो दोस्तों चलो अब पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट जो हमारे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और दिलचस्पी लेते हो इतनी ज़्यादा कि भाई दोबारा बार बार लाते रहो, तो वंस अगेन एक और पॉडकास्ट हम आपके लिए लाए हैं, हॉरर पॉडकास्ट। और प्रिंस सर, दोबारा आपका स्वागत है। थैंक यू। और मुझे पता है इस बार भी आप हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया हॉरर किस्से लेके आए हो जो कि रियल हैं और काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं। डरावने तो पता नहीं, लेकिन मज़ा बहुत, अरे मज़ा बहुत आएगा। हाँ, मज़ा बहुत आएगा। आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें आई होप जानने को मिले। हाँ। तो लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को, देखने को और सुनने को मिलता है। शायद हम चीज़ें जानते ही नहीं है, उनके बारे में पता लगता है, फिर अपन ढूंढते कि यार ये भी कुछ होता है क्या, फिर आपको लगता है यार ऐसा भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आए और साथ साथ ऑडियंस को भी पसंद है। बिल्कुल सर। पर आपके जो पिछली बार के किस्से थे वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए और काफी ज्यादा लोगों की फटी हुई वो सुन के थैंक यू लोगों को। पर्पस सॉल्व हो गया अपना। सर कह रहे थैंक यू, मैंने फाड़ी यार, थैंक यू। वही तो पर्पस, तो एड्रेनलिन रश तो होना ही चाहिए ना, फिर मजा तो आएगा ही नहीं ऑडियंस। सही बात है। तो सर जो आप बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में, उसका एक किस्सा है, तो पहले तो ये बताओ ब्रह्म राक्षस होता क्या है? सर देखो, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज के बारे में इतना बता पाए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ होते हैं और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइब्ड इनके बारे में अलग अलग। तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह कोई स्कॉलर पंडित है, अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है, कोई इच्छा रह गई है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अनटाइमली डेथ होती है और मतलब स्कॉलर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया, और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती। मतलब जो भी, हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। वो जहाँ है वहाँ, मैं आपको बता दूँ, ऐसा लिखा गया है, मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है। मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाम भी नहीं, अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं कि उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। अगर वो नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है, दोनों से सूखा हुआ है, तो एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले, और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से, और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से सर मज़ेदार। तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गाँव है। उस गाँव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है, उसका नाम है उपाध्याय का टोला। तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे उनके 2 बेटे थे। तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गाँव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया।
तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि यार चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से एक छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आप वो भी दिखा सकते हैं, मतलब अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था, तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो डील हो गई तो बोला अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला, पेमेंट वेमेंट हुआ, और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ कोई आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, कोई रहता तो है नहीं, तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं, तो सभी के सभी पंडित। अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, तो बीच में घर में हवन लगा, और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे, और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपने आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज़, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी, तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे वो खुद बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने चारों तरफ देखा, बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा, तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहाँ पर रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे, इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे, जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया, और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जले ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला, तो परेशान हो गई वो, मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, तो कोई नहीं था वहाँ पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की, तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज़ आई ना, तो उसको कुछ समझ नहीं, तो उठी और भाग गई घर से बाहर, और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलती कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई। तो उसने तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ, उनको उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई हुई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया, उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए, और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी उसने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहाँ पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी, और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी का गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे ख़ानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगा, तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करे शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी उसे क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लिटा दिया। जैसे वो घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया, और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3-3:30 बजे के आसपास, तो उनकी जो मदर थी, वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचते उनको बहुत तेज़ चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था, और उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए आए। रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है, और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया,
कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा, इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ही रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहाँ गए, तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना, तो अपने घर के बड़ों से बात ज़रूर करनी चाहिए, और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तो अब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया। और रमाकांत सोचा नया नया मकान लिया है, ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपना उठ के आ गया। उसको बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी तो उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहाँ पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लग गए, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगाह बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना, तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो उन्होंने बोला महाराज मैं क्या करूं। बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा, वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। सर इसकी वैसे पावर, सॉरी मैं काट रहा हूँ बीच में स्टोरी, कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म राक्षस की, तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये? बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर आप जैसा बताया गया है कि 8 से 9 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल जब आते हैं तो, और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको। और ऐसे कहते हैं कि 2 ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं, जनेऊ हमेशा होती पहनी हुई, और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा, टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर। तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा। अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते? नहीं नहीं, पूजा ये जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। तो मंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए। जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे हैं बस। अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप, हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोले। मतलब वो डरेंगे नहीं? नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे, अगर वो वहां होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो, उनके मतलब हिसाब से चलो, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कि वो चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते, वो ही इज नॉट विजिबल टू एनीवन, वो जहाँ है वो रह रहा है, और वो आते जाते किसी को परेशान, छोटी मोटी आप गलती हो तो कुछ भी नहीं है, पर उसके एरिया में आके आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब जिससे वो नाराज हो जाए, देन मतलब जैसे कहते हैं पेड़ पे सुसु कर दिया या ऐसा कुछ गलती कर दी किसी हाँ ने? मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पीपल के पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और वो देखो सीधी बात है, आपके घर के बाहर कोई टॉयलेट करके जाएगा, आप क्या करोगे उसका? हाँ,
इस केस में ये दारू भी कर आ गया था बच्चा और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों। चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि भाई लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला, फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई। रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना। तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए, तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो, अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, पता नहीं कब आएगा, कब होगा, कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया, उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने, उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, एक हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर। तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर, उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए, श्लोक उधर से भी आना शुरू किया, और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो अब तो पता ही था सबको, तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है। वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है, और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज़ आई, दोनों घबराए दोस्त। फिर इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई, तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोज़ाना आपको करना है। वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज़ तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो अब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया, वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोज़ाना श्लोक चालू, और उधर से आवाज़ चालू, दोनों सेम काम साथ साथ चलते थे। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें, 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन वो पूजा कर रहे थे, और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना। पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो। जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे, तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है, और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं, और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया, और जितना कुछ बोला, रमाकांत जी बेहोश। अरे तेरी, आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी बेहोश हो सकते हैं, फ्यूज उड़ जाता है सारा। फिर उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी कि आप बेहोश क्यों हो गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछें, तो उनको तो एक ही आदमी नजर आए, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पे। सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके, जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आँख खुली, और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएं। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से, कोई आप बोले एनलाइटनमेंट हुआ, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया। उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ। तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर, तो वहाँ पर वही
ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर, वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत ख़राब, इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा ये मेरा। पर इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहाँ पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया, और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू। और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं, फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखाई दी आई, और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई। रमाकांत जी बेहोश, उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो मंदिर पे वही साधु बैठे हुए, तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो जो था वो जा चुका है, और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ, मेरे तो बेटा चला गया, हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था। तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इच्छा की बात नहीं है, उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है, अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो वो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर, फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी, मतलब किसने शेयर करी? किसी क्लोज नहीं उनके? नहीं, रमाकांत? नहीं। अच्छा। क्लोज ने तो नहीं, पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं, वो जगह भेजी है, और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरे बाप रे। ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्म राक्षस पे। तो मतलब मैं थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था, पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैडम। उसमें क्या था कि बच्चा था, गांव से आया था, और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे। तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, अब जा रहा हूँ मैं। तो जाके ऐसे बैठ गया, एक ख़राब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था। बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था। तो 2 लोग जा रहे थे, 2 ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्रीय टाइप वैसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा, और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते थे। जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। वो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको कोई दिखता ही नहीं है। पर उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वो ऐसे ढूंढता है, वापस उठ के देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से वरना। तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलता डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तू खाना वाना खा ले। तो उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तू बाहर जा, खाना खा ले। तो वो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था। तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा। तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है। उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊँगा आपसे। बोला देख ले, तू दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के ही जाऊँगा। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी दीक्षा, तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा
और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। तो लास्ट मोमेंट था, तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना था। तू मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के बाबा जी गायब। ये भी सच्ची कहानी है? अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या नहीं, ये मैंने कहीं बहुत वो पुराण टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च कर रहा था दिन बैठ के। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही दिखे, ऐसे नहीं दिखे? नहीं, सीइंग वीइंग जैसे हाँ, वो नहीं, डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके सामने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी है और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसकी मैं ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सीइंग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल जाए अगले आदमी। मेरे से वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आप अनइमेजिनेबल जब सामने आ गया, अब हो सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ, ऐसे नहीं दिखते आपको। अगर बाय चांस कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई, तो ऐसे एक नहीं, आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था, आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था क्योंकि उसने गलती की थी। सही कह रहे हो। तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर अब जिस एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार, वो रहता था वहाँ पे, उसके नियम थे, आपने तोड़ दिया तो उसके लिए उसने सजा उसका है। वो तो वो वैसे बहुत शांत होता है ऐसा बोलते हैं, बट जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी के वो नहीं। बट अगर वो घर छोड़ देते तो भी वो ब्रह्म राक्षस हाँ, छोड़ता नहीं उन्हें? नहीं। हाँ, कि उसने ही जगाया है तो वो ही वो तो ऐसे है ना, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब आज हल्क छोड़ दो आप, बड़ा घर, वो बड़ा वाला हल्क, अब उसको कौन कंट्रोल कर लेगा? सही बात है सर। तो वो वाली कहानी है उसकी। तो मेरे को तो यही लगता है सिस्टम कुछ ऐसा ही उसका खतरनाक वाला। सर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। तो मैं आपको एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तांत्रिक वर्ड आपके सामने जब आता है आपको क्या लगता है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर हटाते हैं। सर हमारे माइंड में तो पिक्चर बनती है शमशान घाट पे वो मुंडी लेके और मंत्र जाप हो रहा है, या फिर डॉल है उसमें वो सुई गड़ रही है। जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक आए, बोले कि मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, आप उसे आने दोगे? नहीं। सर देखो, अगर हमारे आगे आ गए वो, तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ही दान, उनको बुरा भी ना लगे, कुछ दान वान में माफी वाफी मांग लेंगे कि तो क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जब सबसे ज्यादा मूवीज और इन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमने जिस भी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है, जो ओकल्ट होता है बेसिकली, आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना। और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियां होती है, वो वैसे भी गलत यूज़ करते हैं उनका, बट गलत यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाकर उनके साथ भी गलत होता ही है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा। लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका बहुत बेटर साइड होता है, बहुत अच्छा साइड होता है। कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए, कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम करते, मतलब तंत्रा इज बेसिकली अ साइंस। तो ऐसा बोला जाता है। फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं हूँ, बट मैंने जितना सुना देखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बींग्स और लोअर बींग्स। मतलब आपके पास मीडियम से, आज आपको किसी से यूएस में बात करनी था, ऑब्वियसली फ़ोन से करोगे या नेट से करोगे, तो मीडियम में कनेक्ट करने का। तो ऐसे ही तंत्रा इज टूल। आपके पास टूल है, तो तंत्रा क्या होता है? छोटा रास्ता होता है। अब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो तो बड़े गुरुजी बताएंगे, तो मैंने तो जितना सीखा है बेसिकली क्या होता है, एक सही साइड भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे, जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को जिनके साथ कुछ इशू होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था। व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था। उनके 2 बच्चे थे। एक था बेटा, उसकी एज थी करीबन 3-4 साल के आसपास की एज थी, और एक बेटी थी जो करीबन 9-10 साल के आसपास की रही होगी। जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेटी का तो खैर मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे। अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें, तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था, उसका किराया देना पड़ता था। फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ, फिर जाओ, और शहर से दूर था।
तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया, अपने पैसे से जोड़े थे उन्होंने, अपना बजट था उनका, उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए। तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने, तो उन्हें अपने जो शहर था उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा, बढ़िया बड़ा घर था, उसमें घर बना हुआ था, घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा, घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया भाई, घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में। और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर कोई मजबूरी है यार यही लेना है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई, घर ही मत लो। ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है। हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है, अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का। सो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई। तो अब किससे पता करें, तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गांव वाले बोल रहे कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहता है। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे, किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत तो मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गांव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया, मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो भी तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गांव वाले तो आए ही नहीं कि भूताघर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे हैं धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो उनको लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इसलिए इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ हाँ हाँ,
गांव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था क्योंकि गांव पंडित मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। और वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, छोड़ो अपन तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी इसके मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे, तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं, एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। डर गई, ये क्या? वो भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने इसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। बोलती पागल है क्या तू? बोलती नहीं मैं सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे को, क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब। अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे हुए कुछ पढ़ रही थी, तो उसको सामान चाहिए, उसने लगा सोम, तो उसने सोम बोला। उधर से फिर से आदमी कहा हाँ, चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला, तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा। तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो वेडियो बज रहा होगा। तो बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम, उधर से आवाज़ आई हाँ। अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन। अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई, उन्हीं को आई सिर्फ। तो लड़की शक्ल देखकर पहचान गई, आई ना आपको आवाज़? बोली हाँ। इतना बोलते हुए उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई करके। हस्बैंड आए शाम को, तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे घर में आवाज़ आ रही है। तो बोलते तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बकवास मत करो। यहाँ आए नए नए, ये गाँव वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं, तुम चलो घर के अंदर, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है। तो आए, खाना वाना खाया बढ़िया, बोले देखो कुछ भी नहीं है, कोई कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, जाके सो गए। और वो बच्ची को नींद नहीं आए। तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास, उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी सो जाते हैं। तो उन्हें चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं, उसने आवाज़ लगाई सोम बहुत धीरे से। तो उसका आवाज़ आई हाँ। ओ भाई साहब, लड़की तो उठ के रोने लग गई, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई। अब उसके पापा खड़े हो गए, बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आती थी? लो मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने लगाई सोम, उधर से फिर आवाज़ आई हाँ। अब भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अच्छा इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है। और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो तो निकले, डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है, मैं देख के आता हूँ बाहर। वो बाहर गए, पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए, कोई है ही नहीं। चलो कौन है कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या मचा रखा है, सब करके आ गए। वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको ही पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है। तो बोलते नहीं मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार और आवाज़ लगाओ। तो उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई सोम, फिर से आवाज़ आई हाँ। अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको और बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा। पर उनको खुद को वो मानते ही नहीं थे इन सब चीज़ों में, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस मतलब गाँव वाले सही हैं और मेरा तो पैसा डूब गया। आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़ा, ये घर लिया और ये तो उसमें दिक्कत है। तो उनको पंडित जी पर भरोसा था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पहले फ़ोन पे सब कुछ बताया था, सारी पूजन सामग्री ला के रख दी थी। अच्छा इस बार हवन, पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था, इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया। तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा। तो उन्होंने पूजा वूजा की और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए, सीधा गेट के बाहर, उसकी एक ही डायरेक्शन। वो पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर। तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या? क्या है, आप भी इन गाँव वालों की तरह बोल रहे हो? बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने समझाया उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है। आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है, धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए। तो उनको भी लगा, बोले तो आप इसको ठीक करो ना। तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। एक आदमी है, मतलब एक मैं जानता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है, वो आपकी मदद कर सकते हो। तो बोलते नहीं मैं ये तांत्रिक वांत्रिक बिलीव नहीं करता, आप अपने गुरुजी को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया, बड़े गुरुजी जानते थे इनको, तो वो आएंगे, वो ठीक करके जाएंगे।
तो बोलता है गुरुजी तो अभी बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो, वो आदमी बिल्कुल सही है, वो आपकी मदद कर देगा। बोलता नहीं, मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप इसको ठीक करो। तो छोटी सी बच्ची आके बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो, भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप ही ठीक कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या? तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ सर आप मान जाओ। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे घर है। तो उसके घर तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था और वो जो तांत्रिक था ना उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर, और तब से ये घर शापित है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब हो रही है, एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक। गुस्से में तो तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम आत्माओं को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। अब वो आदमी सुनता रहा पहले तो, फिर उसको भी गुस्सा आया, प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इस समय नहीं। तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है, तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते हैं, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ना मैं इन्वॉल्व हूँगा, ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो वो गए उस यात्री के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने आपको बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या कहता, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था, और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था। तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे, उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके उस पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं, सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था। तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ, कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था, और वो यहाँ पे लोगों के ये पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था, विनय उसका नाम था। तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से। तो उसी घर के अंदर खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी है। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है,
और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था, और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गांव वाले आ गए और गांव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुँचाया, सब क्रियाक्रम करवा के वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब। और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली और तब से गांव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत वो होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समय वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में, तो उसको बहुत समझाया, नहीं बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे, एक का नाम था दीपक आपकी मुस्कुराहट से समझिए कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव। तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आया, तो बहुत सारा सामान बीच, घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ, और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से, और उस गोले के अंदर बैठ गए। तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते, बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र वंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो, वो आके बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया, वो प्रोसेस होता है पूरा। फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है। तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। तो बोलता है उसने किसने? तो डर लगे, बोलते कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा। और इतना बोल के वो गायब, बॉडी से निकल गया, बेहोश हो गया। और बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए। होश में लाए तो फिर उसको बोला कि तू जा। वो गया, उधर वो राघव खड़ा, से पूछता है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही पता ही है तेरे को, तो उनको तो आपस में पता ही था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, राघव तरफ, तैयार हो? बोले हाँ आ जाओ। वो आया, वही गोले पे बैठा, फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू। थोड़ी देर बाद वो भी शिविर करके और वापस से पूछा कौन है तू? बोलता है सोम। ठीक है, अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले कहाँ पर है? सामने देखो, ऐसे घबरा लग गए बुरी तरह से। वो बोलते घबरा मत, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पे है क्या? तो बोलता है हाँ। तो इतना बोल के गायब। तो वो भी बेहोश हो गया। फिर अच्छा, ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे। फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में, उन्होंने अपने को दिमाग लगाया। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर। तो इधर दीपक और इधर राघव, दोनों को बिठाया, और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए। और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव, वो तो ऐसा शिवर हुआ, थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ। अच्छा, ये सब करने से मतलब ये आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एक बार आप बस प्रकट हो जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस तरह से करीब 1-1.5 घंटा मतलब चलता रहा ये सारा प्रोसेस, वो बहुत देर तक। तो सोम आए बार बार, वही चला जाए, वो आए, वो उसका नहीं, उनको उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए। शाम इन्होंने शुरू किया था 3 बजे के आसपास, शाम के करीबन 6 के आसपास बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। 6 बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट हुए, बहुत फियर्स मूवमेंट हुए, और वो बहुत तेज़ हिलने लग गए इधर से, जैसे उनको लगा। और इनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज़ हो गए, और इनके से मंत्र उच्चारण तेज हुए, वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शुरू हुई। फिर उसने आंख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना, यूँ उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए, जैसे एक तांत्रिक डालते। और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए, बोले
बोल क्या जानना चाहता है तू। तो जानते हुए आती आवाज़ आती सबसे पहले तो उठ गया, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है, अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा, राघव की तरफ, बोल क्या हुआ था उस दिन। तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है, मैं उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, तो वो भी मुझसे प्यार करती थी और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई, मतलब मुझसे वो दूर जाने लग गई। तो मुझे पता लगा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी। तो वो उसके नाना जी जो थे ना, उनको पता थी स्टोरी, मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी, वो लड़का ये है। फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी, तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया। और अंदर आके मेरा एक ही काम था, विनय को मारना, क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था। तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी है और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था, तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुरी तरह डरा दिया, मार दूंगी तेरे को। तो वहाँ एक चाकू पड़ा था, उससे घोरे घेरे के अंदर बैठ के मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया, और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई, क्योंकि अनुराधा थी नहीं उसके अंदर, तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था, पर फिर तांत्रिक लगता मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से लोगों ने देख लिया और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गांव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और चौथा पत्थर रखने वाले थे, तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाया, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा, क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, प्यार करता था उससे। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसका। तो बोला बस कुछ नहीं है। तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनते जो राघव मुंडी से घूम के उधर पीछे देखता उनकी तरफ, और वापस इधर देखता है। तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा काम हो चुका है, इसका जो था जिसको ये माना था तो पहले जा चुकी है, तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता है, इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है, और अब मेरी भी मुक्ति है। तो बालक तूने ये सारा काम किया, मेरी सच्चाई सामने लाई, तो तुझे आशीर्वाद है, तू हमेशा बढ़िया रहे, आयुष्मान भव। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले है, तेरे को उसका जो करना है कर देना। इतना बोल के गायब। अच्छा इस बार गए तो बेहोश भी नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे, तो पूरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो जब वो सामग्री डाली थी ना तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़, तो दे मेरे को। तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, मतलब जिसकी बॉडी में वो आ रहे थे। तो उसको लगा था कि मार देंगे इसको, तो बोले नहीं दूंगा। बोले चाकू मांग रहे थे, हाँ। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे दिया उन्होंने कुछ किया, चाकू से हल्का सा कुछ बनाया और फिर
वो शांत हुआ वहाँ से, मतलब उसकी जो बॉडी में आए थे तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा वो था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका। तो फिर वो निकल गए, फिर अब उसकी तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है। वो जाते थे भी बोल गए कि अब इसका तो कुछ है नहीं, तुम करोगे क्या, इसको भी मुक्ति दिलाई दो। तो फिर उसके बाद वो जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान विंडदान किया गया, उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया। फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, मतलब अच्छा खासा टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहे। फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए और आज भी लोग उस घर में रहते हैं, जैसे इन्होंने मेरे को बताया। तो इस तरह से मतलब उन्होंने भेजी है या आपको ये उन्होंने ही बताई है ये? हाँ 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 हाँ, ये अब वो बड़े हो चुके हैं। जब ये जो बच्चा था ना, ये 3 साल का था जो, उसको बाद में जाके उसकी दीदी ने, जब उनकी शादी हो गई सब कुछ, तब उन्होंने इसको ये सच्चाई बताई, सारी स्टोरी। उस बच्चे का नाम भी फिर चेंज कर दिया गया। अच्छा, सोम से कुछ और कर दिया। सच में? अरे बाप रे, आज रिलेट हो गए तो। अभी थर्ड कैरेक्टर पीछे बचा है, अभी कहानी वो नेक्स्ट स्टोरी में है क्या? शिवम या शुभम, दोनों से कोई एक नाम रखा है उन्होंने, पर ऐसे ही नाम रखा था। बस सोम हटा दिया कि उनके लिए वो एक वो रह गई थी ना। ये मैं सर मेरे को एक बात इस स्टोरी में रह गई कि जो अनुराधा थी, उसने, उसके अंदर सोम था, उसने चाकू मारा, वो भाग गई, तो स्पिरिट उसके अंदर नहीं थी तब जब वो भाग गई थी? वो तो पकड़ लेते हैं ना, वो तो रिकॉल करना होता है इतने तो। अच्छा, जहाँ भी थी वो वहां से खींच ली थी? अच्छा यार, अब उसको दिख गया ना मैं जाने वाला हूँ और किसकी वजह जाने वाला हूँ, तो उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं। और उसको छोड़ दिया तो अभी तो अनुराधा को ही मार देगी। उसका पर्पस अनुराधा को ही बचाना था भाई। एक उसका टारगेट पहले, क्योंकि वो अगर अनुराधा को पहले मार देता तो फिर उसको नहीं मार सकता था। तो उसका पहला टारगेट क्या था? विनय, जिसकी वजह से वो खुद मरा। फिर उसका दूसरा टारगेट क्या था कि इसके साथ तो मुझे जिंदगी भर रहना था, रह नहीं पाया तो इसको लेके जाता हूँ साथ में। तो ये 2 टारगेट थे, वो तो भाग गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खींच लेते। ये तो तगड़ी मूवी की कहानी है। तांत्रिक भी मतलब में फंस गए बेचारे वहाँ। हाँ, उनकी डेड बॉडी गायब कैसे हुई थी जब वो वापस आए थे? अच्छा हाँ, उन्होंने बताया था मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं ये अभी आपने पूछा ना, मुझे याद आया। तो उन्होंने कहा था कि तुम ना वहाँ पे एक कोना है, उस कोने में ना खड्डा खोदना, उसमें एक पीपल का पेड़ का तना रखा हुआ, उस तने के नीचे मेरे शरीर के शायद कुछ हिस्से होंगे बचे हुए। अब वो कैसे वो हिस्से पहुँचे मुझे भी नहीं पता, ये बैक स्टोरी मुझे भी नहीं पता। वहाँ से कुछ मिले, उसको निकालना, उसका अंतिम संस्कार कर देना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा किया गया, वाकई में मिले और उनका अंतिम संस्कार। और जो आप बता रहे थे एक दीवार थी जो चुनवाई, हाँ, वो बिल्कुल, वो जो मंदिर था काली माता का, उसके जस्ट पीछे काल भैरव का मंदिर था। तो वो जो तांत्रिक थे ना ओरिजिनल वाले, वो वहाँ पर पूजा किया करते थे। अच्छा, तो जब वो उनको मार दिया गया तो उनको लगा कि यार इस मंदिर में वापस कुछ वैसा हो, तो उसको चुनवा दिया गया और उधर काली माता का मंदिर रहने दिया। तो वो उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर था उस टाइम पर, वो काली माता की और उनकी पूजा किया करते थे। इस पे तो वेब सीरीज बननी चाहिए। एक मूवी तो है ये, बहुत तगड़ी सही में भाई। मतलब बांध के रखे आदमी को कि भाई ये कितना बढ़िया सीन है। मैं तो पूरा इमेजिन कर रहा था ना कि भाई ये और इमेज बनती रहती है माइंड में, अब ये इसका यही मजा होता है हॉरर स्टोरी का। आपने अपने साथ बीती कुछ रियल स्टोरी बताई थी, तो फिर उसके बाद अब लेटली कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, अभी रिसेंट लोग ये बोलेंगे कि सारे भूत कोटा में और राजस्थान में रहते हैं क्या, इसका तो कोई क्या कर सकता है। पर राजस्थान में एक्चुअली रहते हैं ना? सब जगह रहते हैं भाई। अगर देखो, मैं फिर वही अपना पॉइंट वहाँ चला जाता है कि है या नहीं है, बोलने वाली बात है। तो मुझे तो वैसे बहुत गालियाँ पड़ती है। सर होते सब जगह है, किसी का सबका एक्सपीरियंस है, किसी को कहाँ होता है। पर अभी बहुत रीसेंट, मतलब 10-15 दिन ही हुए होंगे, अभी नाम वाम तो नहीं रिवील कर सकता, बट एक फैमिली थी मेरे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, मतलब तो वो ही मिले थे मुझे। उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको शंकर भैया का नंबर चाहिए था। अच्छा, सो शंकर भैया कई लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। जिन लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, सर ने हमें पिछली बार एक बात बताई थी जो इनके साथ खुद हुई थी, और उस केस में शंकर भैया ने उनकी हेल्प करी थी। तो पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने सर को रीच आउट करा शंकर भैया के नंबर के लिए। तो सर बताओ क्या बात थी? तो अभेड़ा महल जो है ना, वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो पार्क बना हुआ, पिकनिक स्पॉट है वो। मतलब मैं खुद भी गया हुआ हूँ बहुत बार, इवन रात को करीबन 3-4 बजे के आसपास भी मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर। तो हम लोग जब शुरू में प्रोफेशन में थे, हम लोग दोस्त लोग सब रात को घुमा करते थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे आज भी वो सीन याद है। रात को महल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, इधर जुगनू उड़ते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे। आप कभी जाओगे ना रात के टाइम, मज़ा आता है उसमें खड़ा होने। छोटा सा नाला बह रहा है, उसमें जुगनू घूम रहे थे और मैं पीछे घूम के महल में देख रहा था कि कुछ दिखे, कुछ नहीं दिखा कभी। तो मुझे लगता था, बट वो मिले मेरे को फ्रेंड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भैया एक दिक्कत हो गई है, हमारे यहाँ लड़का काम करता है
और बोला आप मेरे को ना वो नंबर दो। मतलब क्या हो गया, बताओ मेरे को, बता सकते हो? बोले मैं बता रहा हूँ आपको। तो अच्छा, ये जब इन्होंने मेरे को बताया कि इनका एक लड़का काम करता, तो ये इनकी फैमिली पूरी वहाँ बेड़ा महल घूमने गई थी दिन के टाइम पर। और भैया जब ये वापस आए ना, तो उनकी लड़की अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो बोला अजीब सा कैसा? वो लोग बने ऐसे ऐसे गर्दनें घुमा रही है, बाल ऐसे बार बार हिला रही है, और जैसे नॉर्मल आदमी चलता है चल रही है ऐसे ऐसे चलती है। मूवी में जैसे दिखाते हैं कि हाँ, प्रॉपर टेढ़े मेढ़े होकर। पजेस्ट फॉर्म के अंदर। तो मैंने बोला यार भैया क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ भैया यार 6-7 साल की बच्ची है। मतलब भैया आप अभी के भी नंबर लो, अभी बात करो मेरे सामने भैया से। तो फिर उनकी बात हुई उनसे, तो मैंने भी फ़ोन किया उनको, शंकर भैया को अलग से, कि यार आप देखो बच्ची का सवाल है, जल्दी जल्दी ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने बात की प्रॉम्प्ट हुआ, पर कुछ शायद इश्यूज़ रह गए, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह, इस वजह से वो उनसे नहीं हुआ। बट उन भैया ने मेरे को फ़ोटो दिखाई। मैं उनसे पूछूंगा अगर वो वापस एक बार फ़ोटो भेज दें तो मतलब यू वोंट बिलीव, उन्होंने बताया कि वो छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची में कितना ही दम होता है। तो उसको सब कंट्रोल करते थे, उसके जो चाचा पास में थे उन्होंने यूँ धक्का मारा, यूँ धक्का मारते वो सीधा दीवार पर जाकर बैठा। फोर्स इतना था, और उसने ऐसा हाथ पकड़ लिया अपने फादर का, तो जो उंगलियां थी यूँ कि छप के बाहर आ गई, जैसे किसी हंटर से मारते ना, हंटर मारने चमड़ी फूल जाती है, ऐसे बिल्कुल हाथ यूँ। मतलब मैं देख के एक बार तो मेरी भी आत्मा काँप के मिली, यार बहुत खतरनाक है। तो फिर मैंने किया, अभी चल रहा है तो देखते हैं, आई विश कि सबको ठीक हो जाएगा जल्दी। तो अभी वो कहीं कहीं पता कर रहे हैं, तो मैं भी लगातार टच में रहता हूँ, मिलते रहते हैं भैया, उनसे पूछते रहता हूँ कि यार बताना, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, शंकर भैया को बोलेंगे करो आप, देखते हैं जो भी होगा। अभी देखते हैं, अगर वो उनके सोर्सेस से ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग अपनी तरफ से। तो मतलब अभी करंटली भी ठीक वो तो मैं उसको लड़की करवा दूँ। पोजेस्ड है? जब तक की नॉलेज मुझे थी, अब 8-10 दिन हो गए उनसे मेरे को मिले हुए, 7-8 दिन से मिला नहीं हूँ उनसे, तो मैं जाके मिलूँगा, तो मैं मेरे को अपडेट तभी मिलेगा। तो आई विश कि हो गया हो सब कुछ बढ़िया, बट अगर नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे, वो तो चाहे कुछ भी हो उसका। तो ये बहुत अजीब अजीब से केसेस होते हैं। अब वो ये उनको पता है कि मैं इन सब में हूँ, तो मेरे पे आके उन्होंने बहुत बताया, मेरे को भी कहाँ पता चलता। सो ये रहता ही है। बट हाँ, लोग अभी भी मतलब आप देखोगे बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और इसीलिए वो एक्सपीरियंसेस ही हैं जिनसे अब हम लोग को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया था, वो मेरे एक और सर हैं देवेंद्र सर, तो उनसे मैंने बात, उन्होंने कहा था कि आप कभी भी जंगल वगैरह मतलब हाईवे पे जा रहे हो, मतलब कई बार अपन तो हिंदुस्तानी टॉयलेट करते खुले में, तो कभी जंगल वगैरह में हो, किसी पेड़ से टॉयलेट कर रहे हो, तो या तो मत करो, अवॉइड करो। अगर कर रहे हो तो उन्होंने बोला है कि ऐसे बोल दिया करो कि भाई मुझे नहीं पता यहाँ कुछ है या नहीं है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर कुछ हो कुछ तो मुझे माफ़ कर दो, जो भी कोई यहाँ से हट जाए। अब कौन बोलता है, लेकिन अब ठीक है बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको बोलने में। तो मैं तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, आपको याद है लास्ट अपन ने स्टोरी कवर की थी पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर, तो उसमें वो था ही केस। ठीक है, सुसु करने से पहले रिक्वेस्ट मांग लो कि सॉरी, और वही रहता है ना, वो यूँ बोलते। मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे? बोलते यार देखो सिंपल सी बात है, वो उनका घर है भाई, कोई आपके घर के आगे टॉयलेट कर देगा आके, तो आप क्या करोगे? तो अब वो वहाँ रहते हैं अकेले में, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। पर सर हो सकता है कोई इतना उजटो की रिक्वेस्ट भी कर ली कि करने दो, माफ़ी मांग ली, फिर भी पीछे पड़ रहे हैं। अब देखो, आपने एक बार बोल तो दिया ना, मैं देख नहीं सकता भाई तुमको, कौन हो तुम? मैं भी बताऊँ, मेरे को अभी आपको बोलते बोलते मुझे एक एक्सपीरियंस अभी भी जस्ट मेरे पास कल ही आया है, जयपुर का इंसिडेंट है, बहुत शॉर्ट बताता हूँ आपको। एक बंदा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने गया था। आगरा रोड पे रहता है, कानोता करके एक जगह है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे उस गांव के अंदर रहता है वो। तो आते थे रात को, लेट हो गया 12 बजे के आसपास। तो वो आया, तो उसको लगा यार लेट तो पहले हो गया हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता है वो ले लेता हूँ। शॉर्टकट बहुत भारी होते हैं, तो एक छोटे रास्ते से निकल लिया। रास्ता थोड़ा सुनसान था, और मतलब थोड़ा सा ऐसे मेन रोड से नहीं निकलता था। तो रात को चल रहा, अकेला चल रहा सड़क के, एकदम से उसकी गाड़ी में लगा, किसी ने आके ठोक दिया, धड़ाक से गाड़ी में भिड़ा, और गाड़ी साइड में आ गई। ऑल्टो ऐसी कोई छोटी गाड़ी थी। उसको दिमाग खराब हो गई, उतर के देखा तो कोई गाड़ी नहीं, ठोका किसने? और इधर गाड़ी पे डेंट पड़ गया, गाड़ी बंद, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसने साइड से आके ठोका। उतर के देखे, नहीं इधर गाड़ी नहीं इधर गाड़ी, किसी ने ठोका तो गाड़ी तो होगी कम से कम। उसका दिमाग खराब, तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया, बोले पापा मेरा है ना ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसे किसी ने ठोका पर गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते कि पागल हो गया क्या? तो बोलता पागल हो गया, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, देखो नेटवर्क आ रहे थे। तो वरना लोग पता क्या बोलता है कि जंगल में नेटवर्क कहाँ से आएगा? जंगल नहीं था, अच्छा सिटी के बाहर का एरिया छोटा सा। तो वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए दिखाया, देखो पापा ये डेंट आ गया। तो डेंट आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल में देख के बोला तेरे साथ कौन है? तो बोलते मेरे साथ कोई नहीं है। साले झूठ बोला, लड़की लेके घूम रहा है साथ में। तो बोलता लड़की? लड़की कहाँ है? बोलते तेरी गाड़ी में लड़की बैठी है। बोलते पापा पागल हो गया, कोई लड़की नहीं बैठी,
वीडियो कॉल में उसके पापा को ड्राइवर सीट के पास में एक लड़की बैठी हुई दिख रही है व्हाट? और इसको कोई लड़की नहीं दिख रही है। पूरा तेरी। अरे बाप रे। तो गया गेट खोल के, देखो कोई लड़की नहीं है, और लड़की उनको बैठी हुई दिख रही है, वो बड़ी खतरनाक सी उसकी शक्ल। उसके बाद समझ गया अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि तो लड़की तो डर के मारे कुछ हो जाएगा। बोले तू कहाँ पर है? तो बोले यहाँ पे हूँ। तो लोकेशन भेज तेरी फटाफट से मेरे को। तो लोकेशन भेजी और लेके 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, गाड़ी को टो करके लेकर आए। कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुबह उठे तो गाड़ी चेक करने के लिए कहाँ का डेंट है, गाड़ी बिल्कुल क्लीन, कोई डेंट है ही नहीं। और ये आपके किसी जानने वाले ने भी? जानने वाले नहीं, मतलब लोग शेयर करते हैं मेरे, मतलब कोई लिख के अगर शेयर कर रहा है तो उसका क्या ही इंटेंशन। लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ना, एटलीस्ट हमारे साथ ये हुआ है। अब आप उसको इल्यूजन कह लो, ऑब्वियसली वो तो खेलते, तो ट्रिक्स तो सारी यहीं से चल रही है ना, जो भी फील हो रहा है तो आपके साथ होना इल्यूजन। तो उसके पिताजी को क्यों दिखाई दी वो उस टाइम पर? वो तो अच्छा अंकल को वीडियो में दिख गई वो, और नहीं पापा बोलते कोई ठोक के भग गया तो उसको साला पागल बना रहा। उसको हॉन्ट किया उसको बाद में भी। ओ ऐसा नहीं कि बस हो गया चली गई, वो आ गई साथ में। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर उसका निष्कासन हुआ है, पूरे देवता वगैरह आए हैं। अगर वो मैं होता तो गाड़ी छोड़ देता वहीं। अब अबैंडन्ड है आपको गाड़ी। तो पता ही नहीं है ना, आपके लिए तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं किससे हुआ, दिखा किसको है? सामने वाले को। आपके पापा को दिख रहा है वीडियो कॉल पे, आपको कुछ नहीं दिख रहा। पर जैसे पापा ने भी कह दिया, मैं समझ जाऊंगा कि ये इसमें तो कुछ है, कुछ मतलब सुपरस्टिशन कुछ है। उसको लगा कि पापा भी मजे ले रहे हैं मेरे की लड़की को ले घूम रहा है। अपनी BMW भी छोड़ देगा अगर कुछ हो गया बाय चांस भगवान न करे। कुटाई होगी वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। सर कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, वो तंत्र विद्या खुद भी करते हैं, पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं। बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। तो वहां से हमें ये टर्म पता है, और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है। हाँ। तो जो भी मतलब 16, 17, 18 साल के जनरली लड़के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो, हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है। इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ है सब पता लग जाएगा। सब बता देगी मुझे, मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है सब कुछ, सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। सो लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल। उसके कुछ वो हैं डिज़ायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये 3 चीज़, मतलब ब्लड। तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना है, देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें। व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा आगे कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं।
अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 11-12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने मतलब उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज, ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरे लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सबसे दूर कर देगी। मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली है। आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, व्हाटएवर यू वांट सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना। या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। मतलब हम, आप, मैं, हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में कैसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, इधर उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं है, इससे अच्छा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता।
तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया, फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत मतलब ऐसे लगा साल 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या ऐसे ही ये अपनी वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन, मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ, ठीक है। आदमी खुद ही परसेप्शन आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं, ठीक है। अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे, तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप। वो पेक्कड़ बन गया पूरा दबा कर। हाँ। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर, तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया। तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया, रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है, और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो इस तरह से अरेंज किया, फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये। फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था, पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया, और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ,
ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको वो करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 से चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आया था, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए। छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके। तो आया ना आके उसको उठाया, तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब। तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल ऐसा नशे की दवाई दे दी हो किसी ने, उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला, तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर, ठीक है। अब इस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था, तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल,
आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से, उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, कच्चा, वो वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उसकी मदर आई उसके पास, तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, उसका कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबराया सा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी, तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था, उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ, इसके थोड़े दिनों बाद ही इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है, वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यू आर द Be it प्रॉपर्टी। male है। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है, पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया, तो ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ इसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध, तो वहाँ गए वो। वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका, तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की, तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का नाम बोला, पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे कैसे। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे, और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे, तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चाहता रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे। इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ, और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक, तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है।
जा रहा है, आ रहा है और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे ऊपर दीवारों पे सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है न, बस निशान चलते जा रहा है, निशान चलते जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे, आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, फिर थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो लिया, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना? और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगैरह तक वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू जा चुका होता, तुझे कोई रोक सकता दुनिया में। तो फिर इस तरह से जाके वो स्टेबल हुआ, धीरे 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 अब बाहर है, सब कुछ है। तो उसने आधी अधूरी ज्ञान ले लिया, स्टार्ट किया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, बट उसका तो उसकी किस्मत थी कि उसको एक ऐसा इंसान मिल गया जो शायद इससे उसको फ्री करवा पाया। लेकिन अगर नहीं मिलता, वैसे सर देखा जाए कितनी छोटी सी बात है, घर वालों को बोल दो भाई, हाँ, फिर इस सब से वो गुजरता ही नहीं। कम्युनिकेशन होना चाहिए घर वालों में और बच्चों। हमारा क्या है ना, परसेप्शन सिस्टम ऐसे काम करता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार आप जैसे आप और मैं हूँ, अपन साथ साथ रहते हैं, अब कोई बात हो गई छोटी सी, मेरे को आपकी कोई बात बुरी लग गई, अब मैं परसेप्शन बना लूँगा अपना, अरे यार ये आदमी मेरा सोचता है ऐसा है, गलत है, ये है वो है। अगर मैं भाई से बोल दूँ कि यार भाई तेरी ये बात बुरी लग गई, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग उसको घूटते रहते हैं अंदर अंदर अंदर, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। क्लियर रहो ना, साफ बोल दो कि यार ये बात है, खत्म। आपकी ज़िंदगी के आधे दुख तो यूँ दूर हो जाएंगे। आदमी दुखी क्यों है? उसको कुछ लगता है, कुछ बुरा लगा, बोलेगा नहीं, चलता रहेगा दिमाग, मेरे साथ उसने उस दिन ये कर दिया, ये चल रहा है, ये मेरे बारे में यही सोचता है, ये सोचता है, वो घुटता रहता है, घुटता रहता है। अरे साफ मुंह से बोल दे तो वैसे ही सुखी रहेगा, आधे दुख तो वैसे दूर है आदमी के। तो भाई ये थी कहानी कर्ण पिशाचिनी की। आई होप भाई जो भी बच्चे ये देख रहे हैं ना भाई, इन्फ्लुएंस मत होना गलत तरीके से, और बिल्कुल भी कोशिश मत कर लेना। मैं एक चीज़ और बता दूं, जितना मैंने पढ़ा इसी के लिए उसको वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो दे रहे हो नसीहत। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बेसिकली तो आप बोल रहे हो, आप जो अघोरी जी बोल रहे थे बाबा, उन्हीं के लिए, क्योंकि ये उनके लिए जिन्होंने मुंह छोड़ दिया है काम से, हर की चीज़ से मुंह छूट चुका है। तो उनके पास वो पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी भौतिक इच्छाएं, ये जो इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल वर्ल्ड है, अगर आप इससे डिटैच नहीं हो तो ये आपके लिए डेडली। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ है या नहीं है, वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स से नहीं है, बट अगर है भी तो आप उसे क्यों इन्वोक करना चाह रहे हो? मतलब व्हाट इज द रीज़न? इससे बेटर है कि आप अगर करना चाहते हो सही रास्ते से करो, अपने लेवल को बढ़ाओ, स्पिरिचुअल लेवल को, फिर वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। बट जब तक आप वहाँ पहुँचोगे कि आप डिज़ायर से फ्री हो चुके होंगे, तो वैसे भी आप करना ही नहीं चाहोगे। इतना टाइम ही इतना लग जाएगा, क्योंकि नहीं, टाइम भी लग जाएगा ना। ये कोई वो नहीं, चलिए नहीं, आदमी करके हो रहा है अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जो फिजिकल वर्ल्ड के उसके जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं, गाड़ी बंगला ये सब, वो सब आ जाए मेरे पास, इसीलिए तो वो कर रहा है इन्वोक, उसको शॉर्टकट चाहिए। जब आप लॉन्ग रास्ते से जाओगे तो आपकी इच्छा वैसे खत्म हो चुकी है सारी, तो बोलो अभी क्या ही करूँ इसको मैं सिद्ध करके। तो फिर आप अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर सकते हो कि मेरे पास ये पावर है, इस समय किसी का भला कर सकता हूँ। तो भाई बस कहानियों के मजे लो आराम से बैठ के, लेकिन उसको वो मत करो, कुछ भी नहीं करना है। पर लेकिन जो भी है सर, मजा आ गया यार आपके साथ सेकंड टाइम भी बैठ के। बढ़िया मजेदार किस्से सुनाए आपने, और डरावने, भाई हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं बार बार। तो चलो जी,
इसी नोट पे पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और सर से मैं कह दूं, सर हम तीसरी बार फिर से बैठने वाले हैं। हाँ 100%। क्योंकि जब भी आप आते हैं उसके 2-4 दिन बाद हम कहीं घूमने जाते हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ अब सर आएंगे नवंबर दिसंबर के। हाँ फिर आपको वापस एक नई जगह पे घूमने के लिए डन डन। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। अगर आपको मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर देना, दबादब अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। और दैट इज इट। प्रिंस सर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया मजेदार हॉरर किस्से सुनाते हैं, दिखाते हैं अपने चैनल पे। गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, प्रिंस सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ जाकर सर को फॉलो कर लो। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ने का भी शौक है तो हमारी वेबसाइट है realhitstories.com। आप जाके वहाँ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो, यहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे, वो उसको भी चेकआउट कर लो। टिल देन मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंग बली। उम्मीद है आपको अच्छी नींद आएगी। 3 बजे मत देखना इसको। चलो बाय। तो दोस्तों पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप रियल 11 का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो हमारा रेफरल कोड रियल हिट और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रियल 11 पर आपको लूडो जैसी गेम्स भी मिल जाएगी और आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट एंटर कर सकते हो बहुत ही कम दाम में। यही नहीं, रियल 11 आपको GST फ्री डिपॉजिट भी देता है, यानी कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपका GST डिडक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों डाउनलोड करो रियल 11 ऐप और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।